गुड इवनिंग। साइकोलॉजी ए साइंटिफिक डिसिप्लिन हमारी इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस शुरू थी। शॉर्ट नोट्स हमने देखे थे, अभी देखते हैं डिटेल्स को। आंसर वाले जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। फर्स्ट है इसमें राइट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड इन साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल मेथड हमने जब चैप्टर देख रहे थे तो काफ़ी अच्छे से समझा है। वही सारी चीज़ें हम आंसर में लिखेंगे। तो देखते हैं क्या है आंसर। एक्सपेरिमेंटल मेथड इज़ वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। देखो, जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है ये सबसे ज़्यादा साइंटिफिक मेथड है बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। बिहेवियर के स्टडी के लिए बहुत सारे मेथड हमने देखे, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चन आयर, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी कि सेल्फ एनालिसिस, साइको एनालिसिस वगैरह अलग अलग मेथड है किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए। लेकिन उसमें जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो सबसे ज़्यादा साइंटिफिक मेथड है। इट इज़ द मेथड विच हैज़ असाइंड द स्टेटस ऑफ साइंस टू साइकोलॉजी। और यही वो मेथड है जिसने साइकोलॉजी को साइंस का स्टेटस दिया है। नहीं तो इसके पहले तो साइंस एज ए फ़िलासफ़ी पढ़ी जाती थी, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल मेथड डिफ़ाइन हुआ साइकोलॉजी में, जब एक्सपेरिमेंटल मेथड इंट्रोड्यूस हुआ तो साइकोलॉजी को एज ए साइंस पढ़ा जाने लगा। इन एक्सपेरिमेंटल मेथड द एक्सपेरिमेंटल कंडक्ट्स एक्सपेरिमेंट यूजिंग फॉलोइंग स्टेप्स। एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो एक्सपेरिमेंटर है वो कोई भी एक्सपेरिमेंट को ये 6 स्टेप्स के ज़रिए कंप्लीट करता है। फर्स्ट वन इज़ है आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम। आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। हम जिस चीज़ के बारे में एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उसके लिए हम प्रॉब्लम का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। जो भी प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने एक रिसर्च किया, एक स्टडी मैंने किया था पर एकेडमिक डिसऑनेस्टी विथ रेफरेंस टू पर्सनालिटी एंड डिफेंस मैकेनिज़्म। तो यही मेरा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम का नाम मेरा यही था, एकेडमिक डिसऑनेस्टी विथ रेफरेंस टू पर्सनालिटी एंड डिफेंस मैकेनिज़्म। कि मुझे ये देखना था कि जो लोग एकेडमिक डिसऑनेस्ट होते हैं तो उससे उनकी पर्सनालिटी और डिफेंस मैकेनिज़्म का कोई रिलेशन है क्या। पर्सनालिटी के फ्लॉ वाले, पर्सनालिटी में कुछ पर्टिकुलर फीचर्स वाले, ट्रेट्स वाले लोग होते हैं क्या जो एकेडमिक डिसऑनेस्टी करते हैं, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर सेकेंड है डेवलपिंग हाइपोथेसिस। डेवलपिंग हाइपोथेसिस जो टेंटेटिव रिज़ल्ट होता है वो हाइपोथेसिस होता है। जो आप सोचते हो कि उसका ये एक्सपेरिमेंट का ये रिज़ल्ट आ सकता है, तो दैट इज़ द हाइपोथेसिस। जैसे मेरी जो स्टडी थी उसमें मेरा हाइपोथेसिस ये था कि जिसकी पर्सनालिटी में कुछ भी इश्यूज़ आते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आते हैं, या जो न्यूरोटिक पर्सनालिटी वाले लोग हैं तो वो ज़्यादा प्रॉन टू एकेडमिक डिसऑनेस्ट रहेंगे। इट वाज माय हाइपोथेसिस, लेकिन बाद में वो गलत साबित हुआ। और ऐसा मैंने अपनी स्टडी में पाया कि पर्सनालिटी और डिफेंस मैकेनिज़्म का एकेडमिक डिसऑनेस्टी से कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो वो हाइपोथेसिस था। बाद में हमने ये भी देखा था कि हाइपोथेसिस हम किसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं और किसको आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। थर्ड वन है सिलेक्टिंग एन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड स्टैंडर्डाइज द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लो कि आपको किस चीज़ पे रिसर्च करना है, किस चीज़ पे स्टडी करना है। देन आप एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, आप एक रिज़ल्ट आप सोचते हो कि क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट। देन आप एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन सेलेक्ट करते हो कि आपको ये एक्सपेरिमेंट को किस तरह से करना है, आपको डेटा किस तरह से कलेक्ट करना है, आप देन उसमें कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड लगाने वाले हो उसको सॉल्व करने के लिए, वो डेटा को एनालाइज किस तरह से आप करने वाले हो, उसको इंटरप्रेट आप किस तरह से करने वाले हो, ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में आती है। फोर्थ वन है कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट एंड कलेक्टिंग डाटा। जब आप एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन सिलेक्ट कर लेते हो कि आप कौन से स्केल्स लगाने वाले हैं, आप किस तरह से इसको कंडक्ट करने वाले हैं, आप कौन सा टेस्ट लगाने वाले हो, वो सारी चीज़ें जब आप सिलेक्ट कर लेते हो तब आप एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं। जब आपके पास में डेटा आ जाता है, जब आपके पास में नंबर्स या इन्फॉर्मेशन आ जाती है आपके एक्सपेरिमेंट की, तो आप उस डेटा को एनालाइज करते हैं और लास्टली आप उसका कंक्लूजन
कंक्लूज़न निकालते हो, आप उसको इंटरप्रेट करते हो। तो ये सारे मेथड होते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में, ये सारे स्टेप्स होते हैं, ये आपको ये पूरे ही कवर करने होते हैं, तब जाके आपका कोई स्टडी कंप्लीट होता है। की टर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड विद द हेल्प ऑफ गिवन एग्जाम्पल। की टर्म्स देखते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या है। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि जिस चीज़ के बारे में हम स्टडी करने जाते हैं वो हम प्रॉब्लम होता है। तो इन्होंने एग्जांपल दी है, टू स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ म्यूज़िक ऑन द लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर। ये स्टडी करना चाह रहे हैं कि म्यूज़िक का ब्लड प्रेशर के लेवल पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो हाइपोथेसिस है, द म्यूज़िक विल हेल्प इन रेगुलेटिंग द लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर। इनका ऐसा मानना है, रिसर्चर का ऐसा मानना है कि म्यूज़िक से ब्लड प्रेशर पे अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है और वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑब्वियसली म्यूज़िक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि हम म्यूज़िक पे इफ़ेक्ट नहीं देख रहे हैं, म्यूज़िक का इफ़ेक्ट देख रहे हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल, लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर का लेवल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि उस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल म्यूज़िक का इफ़ेक्ट हम देख रहे हैं। म्यूज़िक से ब्लड प्रेशर में क्या चेंज होने वाले हैं वो हम देख रहे हैं, इसलिए लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। जिस पर किसी और वेरिएबल का इफ़ेक्ट हम देखने वाले या जो वेरिएबल में चेंजेस हो सकते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो वेरिएबल में चेंजेस नहीं किए जाते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, एज, जेंडर, ऑल अदर साउंड्स अदर देन म्यूज़िक एट्सेट्रा। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स और जो वेरिएबल्स इसको अफेक्ट करते हैं, जैसे एज हो गया, जेंडर हो गया। ज़रूरी थोड़ी है कि म्यूज़िक का हर एज के लोगों पर एक जैसा इफ़ेक्ट होगा। मेल फीमेल का डिफरेंस भी आ सकता है, म्यूज़िक का डिफरेंस हो सकता है और म्यूज़िक का इफ़ेक्ट अलग है और दूसरे जो साउंड्स है उसका इफ़ेक्ट अलग है, ऐसा भी हो सकता है। एक्सपेरिमेंटर, ए पर्सन हु विल बी कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहा है वो एक्सपेरिमेंटर होता है। पार्टिसिपेंट, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा रहा है वो पार्टिसिपेंट होता है। Some of the important features of experimental method can be explained as follows। और क्या important features होते हैं एक्सपेरिमेंटल के, देखते हैं। फर्स्ट वन है, एक्सपेरिमेंटल मेथड इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा। ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी इसमें होती है, सब्जेक्टिव नहीं होता है ये, इसलिए इसमें एरर के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं। फिर सेकेंड है हमारा, इट इनेबल्स एक्यूरेट ऑब्जर्वेशंस इन कंट्रोल्ड कंडीशंस। एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो कंडीशन होती है उसको आप कंट्रोल रख सकते हो और इसलिए जो ऑब्जर्वेशन होते हैं वो काफ़ी एक्यूरेसी से आते हैं, काफ़ी एक्यूरेट में ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। थर्ड वन, एक्सपेरिमेंटल मेथड हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द 2 और मोर वेरिएबल्स। जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो 2 और या 2 से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का पता लगाता है। इसके ज़रिए हम 2 वेरिएबल या उससे ज़्यादा वेरिएबल के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जान सकते हैं। लास्ट वन है, द फाइंडिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड आर वेरीफाइबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड के ज़रिए जो फाइंडिंग हमको मिलती है, जो रिज़ल्ट्स हमको मिलते हैं, हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। दोबारा वही एक्सपेरिमेंट करके हम सेम रिज़ल्ट्स पा सकते हैं, उसको वेरिफिकेशन पॉसिबल होता है। ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है जो इसको साइंटिफिक बनाता है एक्सपेरिमेंटल मेथड को, और जिसकी वजह से साइकोलॉजी को एज ए साइंस डिसिप्लिन के तौर पर पढ़ा या समझा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन सम ऑफ द चैलेंजेस इन इस्टेब्लिशिंग साइकोलॉजी एज ए साइंस। अभी हम देख रहे थे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड की वजह से ही साइकोलॉजी को एज ए साइंस पढ़ा जाता है। अभी हम देख लेते हैं कि साइकोलॉजी को एज ए साइंस इस्टेब्लिश करने के लिए कौन से चैलेंजेस आते हैं। ये मैंने लेसन में भी आपको काफ़ी डिटेल में समझाया है, फिर भी एक बार आंसर की भी हम रीडिंग कर लेते हैं। Although psychology is considered to be a scientific discipline, it has many controversies। ठीक है कि आज हम साइकोलॉजी को एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन के तौर पर पढ़ते हैं या मानते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ है। Controversies and criticisms of psychology have been made on theoretical, practical, ethical and philosophical grounds। ये जो controversies है, criticism है, वो theoretical, practical, ethical और philosophical सारे ही ग्राउंड पर की जाती है। देखते हैं कि कैसे अलग अलग ग्राउंड पर ये होती है।
द फॉलोइंग कंट्रोवर्सीज एंड क्रिटिसिजम्स आर द चैलेंजेस इन एस्टेब्लिशिंग साइकोलॉजी एज ए साइंस। कौन कौन से चैलेंजेस है इसको एज ए साइंस समझने के लिए? साइकोलॉजी इन प्री पैराडिग्मेटिक स्टेट। पैराडिग्मेटिक स्टेट कौन का कंसेप्ट है जिसके मुताबिक जब किसी भी चीज़ में ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं तो उसको पैराडिग्मेटिक कहा जाता है। कोई भी साइंस है, कोई भी साइंटिफिक थ्योरी है और वो पुरानी वाली थ्योरी को चेंज किया, पुरानी वाली थ्योरी चेंज हो गई है, वो जो चेंजेस आए हैं वो जो स्टेज होती है, जिस स्टेज के बाद में वो थ्योरी पूरी तरह से बदल जाती है, बहुत ही ड्रास्टिक, बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं, तो दैट इज़ पैराडिग्मेटिक स्टेट। तो अभी प्री पैराडिग्मेटिक स्टेट मतलब फिर क्या हुआ? मतलब ये कि साइकोलॉजी एज ए साइंस तो पढ़ा जाने लगा है, लेकिन ऐसे कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। जो पहले एज ए फ़िलासफ़ी वो पढ़ा जाता था, तो अभी भी वो वही डिसिप्लिन से मैच करती है, प्री पैराडिग्मेटिक स्टेट में है। In contrast to mature and natural sciences such as physics, chemistry, psychology is younger and social science। जो देखो फिज़िक्स का है, केमिस्ट्री है, वो नेचुरल साइंसेज है, मैच्योर साइंस है, तो उसके मुकाबले में साइकोलॉजी एज ए साइंस इमैच्योर है, या वो सोशल साइंस है, वो अप्लाइड साइंस या नेचुरल साइंस नहीं है। Though psychology is considered as a science, according to philosopher named Thomas Kuhn, psychology is still in a pre-paradigmatic state। हालांकि साइकोलॉजी को एज ए साइंस कंसिडर किया जाने लगा है, लेकिन फिर भी साइकोलॉजी अभी प्री पैराडिग्मेटिक स्टेट में है। जो मैंने पहले ही बताया कि ऐसे कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए कि वो उसको पूरी तरह से साइंस समझ लिया जाए। Psychology has not succeeded yet in producing a cumulative body of knowledge that has a clear conceptual core that is consequently agreed upon by experts in psychology। साइकोलॉजी अभी तक के वो स्टेज तक नहीं पहुंची है, वो मुकाम, वो स्टेटस उसको नहीं मिला है कि वो ऐसे हमको क्यूमुलेटिव बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोवाइड करे, प्रोड्यूस करे, जिसका कंसेप्चुअल कोर हो। और जो साइकोलॉजी के एक्सपर्ट है वो ख़ुद भी इसको ऐसा नहीं मानते हैं। सेकेंड इशू है इश्यूज़ रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिविटी एंड वैलिडिटी। ये ऑब्जेक्टिविटी और वैलिडिटी का भी इशू इसके अंदर आता है कि जैसे सम एरियाज ऑफ साइकोलॉजी सच एज पर्सनालिटी, लीडरशिप, क्रिएटिविटी, इमोशंस, एटीट्यूड एट्सेट्रा रिलाई ऑन सॉफ्ट रिसर्च मेथड्स। जैसे जो पर्सनालिटी है, लीडरशिप है, क्रिएटिविटी है, इमोशंस है, एटीट्यूड्स है, ये सारे के सारे सॉफ्ट रिसर्च मेथड से एनालाइज किए जाते हैं। इसलिए हमको इसमें 2+2=4 वाला आंसर नहीं मिलता है। इसमें हमेशा ही लैक्यूना बना रहता है, हमेशा ही इसमें फ्लॉ बना रहता है, और ऐसा नहीं होता है कि एक सेटिंग में किसी का पर्सनालिटी जो आ रही है तो अगली सेटिंग में भी एग्जैक्टली सेम आए। बहुत हद तक के सेम आती है, बहुत हद तक की क्वालिटीज़ सेम आती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें चेंज भी होती है, और ह्यूमन बिहेवियर तो अनप्रेडिक्टेबल होता ही है। तो सॉफ्ट रिसर्च मेथड सच एज सर्वेज एंड क्वेश्चनआयर्स एट्सेट्रा, ये देखते हैं हम कि सर्वे, क्वेश्चनआयर, ये सारे रिसर्च मेथड होते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा वैलिड हमको डेटा नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा वैलिड हमको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, कुछ ना कुछ उसमें फ्लॉ रह ही जाता है। मेथड्स सच एज इंट्रोस्पेक्शन एंड साइको एनालिसिस आर इनहेरेंटली सब्जेक्टिव, ये तो हमने चैप्टर में भी देखा था कि जो साइको एनालिसिस है और इंट्रोस्पेक्शन मेथड है ये काफ़ी से ज़्यादा सब्जेक्टिव है, और सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट इसके इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। देयरफॉर साइकोलॉजी टू सम एक्सटेंट फॉल्स शॉर्ट ऑन द क्राइटेरिया ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड वैलिडिटी। यानी कि जैसे मैच्योर्ड साइंस है, नेचुरल साइंस की ऑब्जेक्टिविटी होती है, उसकी वैलिडिटी होती है, तो ऐसा साइकोलॉजी में मुमकिन नहीं होता है, और ये वो क्राइटेरिया को पूरी तरीके से फुलफ़िल नहीं करती। थर्ड वन है इश्यूज़ रिलेटेड टू प्रेडिक्टेबिलिटी एंड रेप्लिकेबिलिटी। पहली बात तो साइकोलॉजी नेचुरल साइंस नहीं है, वो नहीं है, ये अप्लाइड साइंस नहीं है वो, इसलिए हम किसी भी चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं इसमें। दूसरी बात ये कि जो ह्यूमन बिहेवियर है इटसेल्फ अनप्रेडिक्टेबल, और काफ़ी इसमें सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस आते हैं। ऐसा नहीं है उनके पार्टिकल्स और केमिकल कंपाउंड्स वगैरह के उसमें एक बार उसमें किसी 2 केमिकल के फ्यूज़न से चेंज
चेंजेस हमेशा सेम ही आने वाले ऐसा नहीं है। ह्यूमन बिहेवियर वेरी कर सकता है सिचुएशन टू सिचुएशन। इंसान अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करता है। In psychology, making exact prediction is difficult as people respond differently in different situations. Human behavior is more difficult to study than particles and chemical compounds. Particle और chemical compound की study करने से भी ज़्यादा मुश्किल human behavior को study करना है। Therefore, the test result in psychology are more varied, harder to control and difficult to replicate. इसलिए जो psychology के result है वो vary होते हैं, change होते हैं, सिचुएशन को कंट्रोल करना मुश्किल होता है और रेप्लिकेट करना तो बहुत ही मुश्किल होता है। लास्ट वन है ऑब्जेक्टिफाइंग ह्यूमंस। ऑब्जेक्टिफाइंग ह्यूमंस देखिए बहुत इसको समझने की ज़रूरत है। कितनी बारीक बात है ये और कितना इम्पोर्टेंट है कि साइकोलॉजी को हम ऐसे, साइकोलॉजी क्या है, ह्यूमन बिहेवियर के स्टडी है। ह्यूमन बिहेवियर एक इंसान के बारे में स्टडी, और इसमें हम एक्सपेरिमेंटल मेथड और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। मतलब कि हम ह्यूमन को एज ए ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं कि एज ए ऑब्जेक्ट उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से हम ह्यूमन को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, जो कि इंसानियत के ख़िलाफ़ आप बोल सकते हैं, या डीह्यूमनाइजेशन है, आप ऐसे बोल सकते हैं, ह्यूमन का डीह्यूमनाइजेशन है। तो ये कहीं ना कहीं इसको साइकोलॉजी का को डिसरिस्पेक्ट करता है। या देख लेते हैं आंसर में हमारे क्या लिखा है। Some existential and humanistic psychologists from within the field criticizes that। देखो इम्पोर्टेंटली इन्होंने लिखा है from within the field। जो खुद साइकोलॉजिस्ट है, जो खुद साइकोलॉजी पे काम करते हैं, वो खुद भी इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। by subjecting the human behaviors to experimentation, psychologist objectify person। वो ये कहते हैं कि जो हम ह्यूमन बिहेवियर का एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, उसको एज ए सब्जेक्ट मानते हैं, तो एक्चुअली हम उसको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं किसी पर्सन को। सिंस इट ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग्स एज थिंग्स, हम इंसानों को चीज़ों की तरह ले रहे हैं, एज ऑब्जेक्ट दैट कैन बी एग्जामिन्ड बाय एक्सपेरिमेंट। और ऐसी चीज़ों की तरह, जो एक ऐसी चीज़ जिसको एग्जामिन किया जा सकता है किसी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। साइकोलॉजी इज़ समटाइम्स पोर्ट्रेड एज डीह्यूमनाइजिंग व्हाट इज़ मोस्ट एसेंशियल अबाउट बीइंग ह्यूमन। और उसकी वजह से साइकोलॉजी बहुत बार इंसान को डीह्यूमनाइज करती है, एज डीह्यूमनाइजिंग पोर्ट्रेट करती है, जो कि बहुत ही गलत है। और ह्यूमनिज़म ही तो, बीइंग ह्यूमन ही तो ह्यूमन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सबसे एसेंशियल होता है, और हम वही उसको रिजेक्ट करते हैं या हम उसी को वायलेट करते हैं, तो ये गलत है। और इसकी वजह से इसको पूरी तरह से साइंस नहीं माना जा सकता। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो पर्सनल क्वेश्चन है। तो ऐसा मेरा ख़्याल हो रहा था कि हम उसके लिए लाइव सेशन ले, उसका आंसर तो मैं ऐसे लिख के आपको नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि वो पर्सनल है। हर किसी का पर्सनालिटी, हर किसी का सेल्फ एनालिसिस डिफरेंट हो सकता है। तो अगर आप लोग कहें तो हम उसका एक लाइव सेशन ले सकते हैं और ऐसे डिस्कस करके आप आपके ख़ुद से वो उसका आंसर तैयार कर सकते हो। आप खुद ही खुद को एनालाइज कर सकते हो। तो मुझे कमेंट करके बताइए अगर आप लाइव लेना चाहते हैं तो। हैव